चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड के हम लोग 11वें चैप्टर को देखने वाले हैं, जिसका नाम है हंसते हुए अकेलापन, जिसके लेखक मल्लेश जी हैं। ठीक है ना। तो इस चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सारांश को पढ़ चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन से पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर एक बार देखिए, तभी जाकर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं समझ में आने वाला है। नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। मेरा अनुमान ये बता रहा है कि जब आप एक बार उसको देख लेंगे ना तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपको सिंपली बन जाएंगे। देखिए, हालांकि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ इसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे हंसते हुए अकेलापन का। अब देखिए, इसके पहला क्वेश्चन है डायरी क्या है। आपको बताया डायरी किसे कहते हैं, उसमें सब समझाई गई थी। डायरी एक ऐसा पुस्तक है, चाहे डायरी एक ऐसी दैनिक वृत्ति है। मतलब देखो, दैनिक वृत्ति का मतलब रोज रोज घटनाओं को लिखी जाती है डायरी में। तो डायरी एक ऐसी दैनिक वृत्ति वाली पुस्तक है जिसमें मनुष्य अपनी घटनाओं को, अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को लिखने का काम करता है। अब लोगों के पास टाइम नहीं बचा है डायरी लिखने के लिए। पहले लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम था। लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं कि पहले 50 घंटा हुआ करता था, आज नहीं हुआ करता। पहले भी वही टाइम था, आज भी वही है। लेकिन आजकल के लोग बहुत ज्यादा बिजी हो गए। पहले के लोग उतना बिजी नहीं थे। ठीक है ना। तो वही है कि डायरी क्या है। तो डायरी एक ऐसा दैनिक वृत्ति का पुस्तक है, मतलब रोज रोज लिखने वाली एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मनुष्य अपनी घटनाओं को, अपने अनुभव को, अपनी एक्सपीरियंस को लिखने का काम करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा डायरी किसे कहते हैं, तो सिंपल से अपना भाषा लिखना है कि डायरी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपनी घटनाओं को, अनुभव को, एक्सपीरियंस को लिखने का काम करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है। उसी पिछले वाले वीडियो में मैं बता दिया था। ठीक है ना। देखो, डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है, कई लोगों को यही नहीं समझ में आता है। कई लोगों को यही बात नहीं समझ में आती है कि डायरी में कहाँ से लिखना स्टार्ट करो और कहाँ तक अंत करे। तो इसी कारण से डायरी का लिखा जाना बहुत मुश्किल होता है। तो सिंपल सी बात में आप समझेंगे, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, तो बस इतना जवाब देना है कि डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आती है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक लिखना है, मतलब कहाँ तक अंत करना है। इसी कारण से कई लोगों को जो है ना डायरी का लिखना मुश्किल लगता है। मान लो कोई काम आप जब नया स्टार्ट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि साला कहाँ से स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे और कहाँ अंत करे, यो नहीं समझ में आता है। तो वो थोड़ा सा काम क्या होता है, मुश्किल लगता है। ठीक है ना। वो काम क्या लगता है, मुश्किल लगता है। उसी प्रकार डायरी भी होते हैं। डायरी इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करे और कहाँ तक अंत करे। इसी कारण से बोलते हैं कि डायरी का लिखा जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हालांकि समझिए जाए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती है। समझ में आ गई हो। तीसरा प्रश्न देखिए, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों। कौन सी तारीख की डायरी जो है ना, बताए थे ये जो चैप्टर है 12 जो पार्टों, मतलब इस चैप्टर में 12 को मतलब डायरी लिखा गया। 12 दिनों का 12 अलग, मतलब 12 दिनों का इसमें डायरी डाल दिया गया। तो किस तारीख का, सबका एक तारीख था। जो भी आदमी डायरी लिखता है ना तो पहले उसमें डेट डालता है कि इतना तारीख को मेरा उम्र इतना था, इतना तारीख को मेरी डायरी में क्या किया हूँ, अनुभव, अपना एक्सपीरियंस चाहे घटना लिखा हूँ। वही बातें हैं। तो पूछे कौन सी तारीख का सबसे ज्यादा जो है ना आपको मतलब इनका डायरी प्रभावी लगा। तो आप कोई भी लिख सकते हैं आपके अनुसार ना। ये जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूं वही आपको लिखना है, जो मैं बता रहा हूं वही आपको लिखना है। ठीक है ना। तो मेरे अनुसार देखी जाए तो 20 जून 1977 ईस्वी की जो डायरी थी इनकी, बड़ी मतलब मुझे प्रभावी लगा। आपके अनुसार कुछ और भी हो सकता है। चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगी। ठीक है ना। नहीं पढ़े तो जाकर एक बार देखिए, पूरा एक्सप्लेन से बता चुका हूँ। तो किस तारीख की डायरी आपको सबसे ज्यादा प्रभावी लगी और क्यों, तो मैं आंसर दे रहा हूँ यहाँ पर कि 20 जून 1978 ईस्वी की जो डायरी है मुझे बहुत ज्यादा प्रभावी लगी। क्योंकि इसमें लेखक कहते हैं, लिखना है क्योंकि लेखक इसमें कहते हैं कि जो 20 जून 1978 की डायरी थी उसमें लेखक सुरक्षा की बात की है कि सुरक्षा डायरी के अंदर, अंधेरे के अंदर नहीं हो सकती है। तुम्हारी सुरक्षा सूरज की किरणों में हो सकती है। कहने का मतलब है मनुष्य के पास कोई समस्याएं आएंगी तो मतलब मनुष्य से कोई गलती हो जाए तो उसे छुप कर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि सामने आकर उसका संघर्ष करनी चाहिए, तभी जाकर वो सुरक्षित रह सकता है। ठीक है ना। इसी कारण से लिख सकते हैं कि मुझे 20 जून 1978 ईस्वी की डायरी बहुत ज्यादा प्रभावी लगी क्योंकि इसमें लेखक कहते हैं कि मनुष्य की सुरक्षा घर के अंदर नहीं हो सकती है, मनुष्य की सुरक्षा बाहर हो सकती है। मनुष्य की सुरक्षा अंदर नहीं हो सकती है, अंधेरे में नहीं हो सकती है। मनुष्य की सुरक्षा उजाले में हो सकती है। यदि मनुष्य से कोई गलती हो जाए तो उसे छुप कर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे सामने आकर उसका संघर्ष करनी चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही मनुष्य को आगे बढ़ाता है। ठीक है ना। इसी कारण से डायरी बहुत ज्यादा प्रभावी लगी। आप भी अपना आंसर लिख सकते हैं। अगला, डायरी के इन अंशों में मल्लेश की गहरी संवेदना घुली हुई है, इसे प्रमाणित करना है। जो भी इस चैप्टर में डायरी लिखी गई है, तो डायरी जो लिखी गई है उसमें मल्लेश की एकदम गहरी संवेदना, मतलब गहरी बातें घुली हुई है, आपको लिखना है। तो इसमें लिखना है कि जो हंसते हुए अकेलापन के लेखक मल्लेश जी है वो अपनी डायरी में
अपने अनुभव को, अपनी घटनाओं को व्यक्त किए हैं, अपने जीवन में होने वाले उथल पुथल को भी व्यक्त किए हैं कि कैसे मैं एक चिट्ठी के इंतजार में तड़प रहा हूँ, कैसे मेरे मन के अंदर डर पैदा हो रही है, कैसे मैं तनाव की ओर खींचा जा रहा हूँ। मतलब लिखना इतना है कि जो डायरी लिखा गया, मतलब हंसते हुए अकेलापन जो लिखा गया है, उसके लेखक मल्लेश जी है। और मल्लेश जी कहते हैं कि मैं अपनी डायरी में अपने जीवन में होने वाले हर घटनाओं को लिखा हूँ। इससे साबित यही होता है कि उनकी जो डायरी लिखी गई है उसमें क्या उनकी संवेदना, उनकी गहरी संवेदना घुली हुई है। सीधी सी बात में यदि आप आंसर लिखना चाहेंगे तो लिखना ही है कि मल्लेश के द्वारा लिखी गई जो डायरी है उसमें उन्होंने दर्शाए हैं अपने जीवन के हर घटनाओं को दर्शाए हैं, जीवन में होने वाले हर उथल पुथल को दर्शाए हैं, जिससे साबित यही होता है कि उस डायरी में उनकी जो है ना गहरी संवेदना घुली हुई है, गहरी विचार घुला हुआ है। ठीक है, कई लोग यही बातें नहीं समझ आती है। तो डायरी के इन अंशों में मल्लेश की गहरी संवेदना घुली हुई है। इससे प्रमाणित करना है तो बस आपको इतनी बातें लिखना है कि डायरी मतलब मल्लेश की लिखी गई डायरी में उनकी गहरी संवेदना घुली हुई है, क्योंकि वे अपनी घटनाओं को, अपने जीवन में उथल पुथल होने वाले हर घटनाओं को डाले हैं, जिससे साबित होता है कि उस डायरी में उनकी गहरी संवेदना घुली हुई है। अगला क्वेश्चन, व्याख्या करना है। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। क्या है? कौन नंबर देखिए, व्याख्या करना क और ख दुगो है। ठीक है ना, तो आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं है बल्कि यथार्थ को रचता भी है। यथार्थ का मतलब होगा वास्तविकता। तो कहने का मतलब आदमी सिर्फ जीने का काम ही नहीं करता है बल्कि कई बार वो नई चीजों का निर्माण कर देता है। बस इतनी बात लिखना कि ये जो पंक्ति है हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई है, जिसके लेखक मल्लेश जी है, इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य सिर्फ यथार्थ को जीता नहीं है, मतलब मनुष्य सिर्फ जीवन ही नहीं जीता है बल्कि कई बार कुछ नया भी कर जाता है। यही बताया है लेखक। ठीक है ना, तो बताए थे यथार्थ मतलब क्या ना, मनुष्य यथार्थ को रचता भी है और यथार्थ भोगता भी है, जैसा वो काम करेगा। तो वही है, मनुष्य सिर्फ यथार्थ को रचता नहीं है बल्कि उसके अनुसार भोगता भी है। तो इतना लिखना है कि मनुष्य जैसे करता है उसको वैसा मिलता है। यदि आप बड़ा काम करेंगे तो एक दिन राज करेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो एक दिन क्या करेंगे, भिखारी बन के भीख मांगेंगे कटोरा लेके, और क्या करेंगे। तो वही बात लिखना है। ये जो पंक्ति है हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई है, जिसके लेखक मल्लेश जी है, इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य सिर्फ यथार्थ को जीता नहीं है बल्कि यथार्थ को रचता भी है। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई मनुष्य मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो बड़ा आदमी बन जाता है, तब उसी के अनुसार उसको पद मिलेगा, उसी के अनुसार उसको सुख सुविधा मिलेगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति मेहनत नहीं करता तो भविष्य में वो गरीब हो जाएगा, उसी के अनुसार वो अपना इतिहास रचेगा। कहने का मतलब है कि मनुष्य जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा। वही बात है कि मनुष्य सिर्फ जीता नहीं है, वो जैसा करता है वैसा उसको मिलता है। यही ना बात है कि यथार्थ को रचता भी है। तो जैसा करेगा उसने ना भविष्य में रचेगा। आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य में वही ना रचेंगे जो आप अभी किए हैं। आदमी जो करता है वही बाद में उसको मिलता है। तो यथार्थ को जो जीता है, जो जैसे जीता है वही वो रचने का काम करता है। तो ये पंक्ति हंसते हुए अकेलापन से ली गई, जिसके लेखक मल्लेश जी है। और ये भी लिखना है कि मनुष्य सिर्फ यथार्थ को जीता नहीं है, यथार्थ को रचता है, क्योंकि मनुष्य जैसा करता है उसको समय अनुसार उसको वैसा ही मिलता है। ख नंबर देखिए, इस संसार से संपृक्त एक रचनात्मक कार्य, संपृक्ति एक रचनात्मक कार्य है। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। ये आपको बताना है। कहने का मतलब है कि संसार से जुड़ना ये क्या एक जरूरी है। लेखक कहते हैं कि संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कार्य है, इस कर्म के बिना मानवीय क्रिया क्या अधूरी है। जो कहने का मतलब लेखक लिखेगा कि ये जो पंक्ति है हंसते हुए अकेलापन से ली गई है, जिसके लेखक मल्लेश जी है। इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक संसार से नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी मानवीयता अधूरी है। क्योंकि जब मनुष्य शादी करेगा, देखो कहने का संपृक्ति से जुड़ना का मतलब क्या होगा, संसार से जुड़ जाना है। संसार से जुड़ने का मतलब क्या, संसार से शादी कर लेगा नहीं। संसार में किसी एक लड़की से, लड़की है तो लड़का से शादी करेगा, लड़का है तो लड़की से शादी करेगा। ठीक है ना, तो वही बात बोल रहे हैं कि संपृक्ति मतलब इस संसार से मनुष्य संबंध बनाता है और संबंध बनाने के बाद उसके बाल बच्चे होते हैं। वहाँ रख दीजिए। तो क्या है ना कि मतलब जब उसके बाल बच्चे होते हैं तो बाल बच्चे होने के बाद उसके भी बाल बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद उसका भी बाल बच्चा होता है। सीधी सी बात अगर समझी जाए यहाँ पर तो लिखिएगा कि ये जो पंक्ति है हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई है, जिसके लेखक मल्लेश जी है। इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य जब तक संसार से नहीं जुड़ेगा तब तक उसकी मानवीयता अधूरी है। यदि मनुष्य की शादी कर दिए जाए तो उसके बाल बच्चे होंगे और बाल बच्चों से मिलकर वो भूल जाता है, अपनी कई बातें व्यक्त करता है। शादी होती है तो जो लड़का है, मान लो कि किसी लड़के का शादी हुआ लड़की से, तो लड़का जो होता है ना अपनी लड़की से सारी बातें कह सकता है, कोई भी बातें वो कह सकता है, फ्री है। तो अगर सोचो अगर वो लड़का का लड़की से शादी नहीं हुआ रहता तो कोई अपने दिल की बातें खोलकर कह सकता है क्या? कोई लड़का अपनी माँ से, अपने बाप से या अपने भाई से हर तरह की बातें कह सकता है। सब शर्माता है, सब नहीं कह सकता है लोग। ठीक है ना, लेकिन जो पत्नी होती है वो सारी बातें जानती है, क्योंकि पत्नी का मतलब आधा अंग हो गया, आधा पुरुष आधा स्त्री। वो आपका आधा अंग हो गया, आधा हिस्सेदार हो गया, पूरा उसका हक हो गया। आप जो चाहे वो बातें कर सकते हैं। इसी कारण से लेखक कहते हैं कि संसार से जुड़ना बहुत जरूरी है।
यदि नहीं जुड़ते हैं तो इसके बिना आपकी मानवीयता क्या है, अधूरी है। संसार से जुड़ेंगे तब भी आपको सारी बातें समझ में आएगी कि आखिर रियल में बेटा क्या होता है, पत्नी क्या होता है, परिवार क्या होता है। ये सारी बातें संसार से जुड़ने के बाद ही होती है। इसी कारण से शादी क्या एक रचनात्मक कार्य, मतलब संसार से जुड़ना एक रचनात्मक कार्य, रचना होती है, एक इंसान की नई रचना होती है, ठीक है ना। तो बस इतनी बात लिखी है कि ये जो पंक्ति है हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई है, जिसके लेखक मल्लेश जी हैं, ठीक है। और इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य को संसार से जुड़नी चाहिए, क्योंकि मनुष्य संसार से जुड़ने के बाद ही वो पारिवारिक दुनिया को समझ पाता है, एक बेटा को, एक माँ के वैल्यू को समझ पाता है, एक बाप के वैल्यू को समझ पाता है, ठीक है ना। संसारिक दुनिया से नहीं जुड़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि एक बाप क्या होता है, ठीक है ना। आपके पापा भी कमा रहे होंगे तो आप तो उड़ा रहे होंगे, अभी पैसे की कीमत आपको समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन जिस दिन आप कमाएंगे ना, जिस दिन आपका भी बाल बच्चा होगा, आप अपने बाल बच्चों के लिए कमाएंगे, वही बाल बच्चा आपका सब पैसा उड़ाएगा, तो अब आपको समझ में आएगा कि एक पिता क्या होती है, ठीक है ना बाबू। तो वही ये लिख रहा है कि जो पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई, जिसके लेखक मल्लेश जी है, इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य संसार से नहीं जुड़ता है तब तक वो अपनी मतलब मानवीयता को समझ नहीं पाता है, ठीक है ना। 6 नंबर, धरती का क्षण से क्या आशय है। देखिए बताया तो धरती का क्षण, लेखक कहते हैं कि जब मैं कविता लिखने के मूड में बैठा तो हुआ क्या, मतलब कविता लिखने के मूड में जब लेखक बैठे तो अर्थ के जगह पर शब्द लिखा रहा था, शब्द के जगह पर अर्थ लिखा जा रहा था। और उसमें भी सबसे बड़ी खासियत यही थी कि जितना ज़्यादा शब्द था उतना ज़्यादा कम अर्थ निकल रहा था, जितना कम अर्थ था उतना ज़्यादा शब्द निकल रहा था, और जितना ज़्यादा अर्थ था उतना कम शब्द निकल रहा था। देखो कहने का मतलब है कि शब्द अधिक होने पर अर्थ अधिक हो जा रहा, अर्थ कम हो जा रहा था, और अर्थ अधिक होने पर शब्द कम हो जा रहा था। लेखक यही कहते हैं। तो वही लेखक कहते हैं कि जब शब्द और अर्थ एक दूसरे से दूर भागते हैं तो उसे आकाश कहते हैं, लेकिन जब शब्द और अर्थ एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धरती के क्षण कहते हैं। जब लिखना है आंसर एक लाइन में आप लिख सकते हैं कि जब शब्द और अर्थ एक दूसरे से मिलते हैं या साथ आते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, धरती के क्षण कहते हैं। लेकिन जब शब्द और अर्थ एक दूसरे से दूर भागते हैं तो उसे आकाश कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गई होगी। 7वां है, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। आपको ये बताना है कि रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। तो इतनी बात लिखना है कि मनुष्य जैसा रचता है वैसा भोगता भी है, मनुष्य जैसा करता है उसको वैसा मिलता भी है, टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज मनुष्य जैसा करेगा उसको भविष्य में वैसा मिलेगा। वही है कि यथार्थ, रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंध है। तो इतना लिखनी बात है कि लेखक मल्लेश जी कहते हैं कि मनुष्य जैसा वास्तविकता रचता है, जैसा इतिहास रचता है, उसी के अनुसार उसको भोगना पड़ता है। यानी रचना और भोगना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आदमी जैसा करेगा वैसा उसको मिलेगा। यदि आज आदमी पढ़ाई करेगा, काफ़ी मेहनत करेगा तो भविष्य में उसको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। लेकिन आज ही यदि वो आराम करेगा तो भविष्य में उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत कठिन मेहनत करना पड़ेगा। यानी मनुष्य आज जैसा रचेगा वैसा उसको भविष्य में भोगना पड़ता है। यानी ये एक दूसरे से संबंधित है, वो रचना और भोगना ये दोनों क्या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा संबंध रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर मल्लेश जी कहते हैं कि मनुष्य जैसा यथार्थ रचता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। यदि मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा मिलता है। इससे साबित होता है कि रचा हुआ यथार्थ और भोगा हुआ यथार्थ दोनों एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे का पूरक है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं। बताए सुरक्षा अभी तो बताते यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में। तो लेखक के अनुसार सुरक्षा अंधेरे में नहीं है, घर के अंदर भी नहीं है। लेखक के अनुसार सुरक्षा सूर्य के उजाले में है, रोशनी में है, घर के बाहर है। घर के अंदर छिपे रहने से आपकी सुरक्षा नहीं होगी। यदि जीवन में कोई समस्या आती है तो उससे लड़ो झगड़ो, उसका संघर्ष करो, तब जाकर तुम सुरक्षित रहोगे। अब मान लो मौत आने वाली है तो घर के अंदर रहोगे तो मौत नहीं आएगी, नहीं, मौत तो आना ही है, तय एकदम रखा है। यदि समय फिक्स हो गया तो आप कहीं भी लुका जाएंगे, आपको एकदम मरना ही है। इसका एकदम मतलब क्लियर है, ये तय है, फिक्स है ना। देखो तो बाबू समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ हो सकती है, तो लिखना लेखक के अनुसार सुरक्षा अंधेरे में नहीं हो सकती, उजाले में हो सकती है। यदि जीवन में कोई समस्याएं आती है तो मनुष्य को छुप कर नहीं बैठनी चाहिए, बल्कि बाहर आकर उसका संघर्ष करनी चाहिए, उसका डटकर सामना करनी चाहिए। इतनी बातें लिखनी है। आगे देखिए 9 नंबर, और इसमें कोई क्वेश्चन, वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं, तो वह डायरी को एक पुस्तक के रूप में देखना चाहता है जिसमें मनुष्य अपनी सारी घटनाओं को लिख सके। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, डायरी के इन अंशों से लेखक के किस मूड का अनुभव आपको होता है, उसका परिचय अपने शब्दों में देना है। मतलब डायरी के इन अंशों से लेखक के कौन सी मूड का अनुभव होता है। तो लिखना है लेखक की जो डायरी है
उससे उनके घटनाओं, उनके जीवन की घटनाओं को लिखने का मूड होता है, मतलब उनकी घटनाओं को लिखने का एक मूड आभास होता है। कभी का लेखक किसी मूड में आ जाता है, कभी का लेखक किसी मूड में आ जाता है। जैसे कविता लिखने बैठे तो वो कविता लिखने के मूड में बैठे तो कभी शब्द लिखा जा रहा था तो कभी अर्थ, मतलब कभी शब्द के जगह पर अर्थ निकल रहा था, कभी अर्थ के जगह पर शब्द निकल रहा था। तो कहने का मतलब है जो डायरी है उस डायरी के अंश में जिस मूड का अनुभव होता है वो मूड क्या करना है, मतलब आपको लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। तो बस इतनी बातें लिखिएगा यहाँ पर कि डायरी का जो दिया गया अंश है उसमें लेखक अपने मूड को, अपनी घटनाओं को लिखने का काम किए हैं। कभी का लेखक कभी का लेखक मतलब प्रकृति के वर्णन करते हैं, मनुष्य का फसल से तुलना करते हैं। कभी कविता लिखने के मूड में बैठते हैं तो अर्थ के जगह पर शब्द लिखाता है, शब्द के जगह पर अर्थ लिखाता है, ठीक है ना। अर्थ के जगह पर शब्द लिखाता है, शब्द के जगह पर अर्थ लिखाता है। और साथ में वो मतलब कविता के माध्यम से अपने जीवन में होने वाले तनाव और जीवन में आने वाले डर को भी लिखने का काम करते हैं। इससे यही साबित होता है कि लेखक का जो मूड है उस मूड में एक गहरी संवेदना घुली हुई है। ये बात तो आपको क्लियर लिखनी है। तो लिखना बस इतनी है कि लेखक का जो मूड है, लेखक का जो मूड है वो अपने जीवन के हर घटनाओं को लिखने का मूड है। लेखक उसमें प्राकृतिक चर्चा की है, लेखक अपने जीवन में होने वाले हर उथल पुथल को लिखे। आपको अपने लिखनी ये बातें। देखो ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन को रटिए, आंसर किताबी रहती है यार, किताबी आंसर को गोली मार दो, वो कभी काम आपके नहीं आने वाला है। काम वही आएगा जो अपने से समझे रहेंगे। तो ये समझेंगे कब, जब आप जाकर इसके पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो आपको बेटर से समझ में आ जाएगी। नहीं तो इसे रटते रहिएगा। हम जो बता रहे हैं ये सब मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ। औरों की तरह क्वेश्चन का आंसर लिखवाए थे, बच्चे को समझ में आया चाहे नहीं है, बस क्वेश्चन लिख दिए आंसर दे दिए। ऐसा नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब समझिए। दुनिया में कई ऐसे देश है जहाँ पर किताब नहीं पढ़ाया जाता है, वहाँ पर सिर्फ उसको प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है। तो सिर्फ लिखने से नहीं होगा, समझो रियल में मेन वो कहना क्या चाहता है। जिस दिन समझ में आ गई ना क्वेश्चन, समझो कि दिन बड़का बड़का किताब भी आपको याद हो जाएगी। ठीक है बुआ। तो हम लोग कहा थे डायरी के इन अंशों में लेखक का जिस मूड का अनुभव होता है आपको लिखना है। तो लेखक का जौन सा मूड है वो लिखना है। तो लिखना है कि डायरी जो लिखा गया मलज के द्वारा, उसमें लेखक अपने जीवन में होने वाले हर उथल पुथल को दर्शाते हैं। अपने जीवन में जो भी तनाव है, टेंशन है, चाहे डर है, चाहे प्राकृतिक वर्णन की चर्चा करते हैं, जिससे साबित होता है कि लेखक की मूड में एक गहरी संवेदना घुली हुई है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है, अर्थ स्पष्ट करना है। एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और वो खुद ठंड हो, मतलब खुद ठंडा हो। लेखक कहते हैं कि जो कलाकार होता है उसके लिए बहुत जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है कि वो आग हो और खुद क्या हो, ठंडा हो। इस बात को समझिएगा। लिखना है कि ये जो पंक्ति है हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिखी है, जिसके लेखक मल्लेश जी है। इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि जो भी कलाकार होते हैं उनको कला लिखने के लिए एक आग होनी चाहिए, लेकिन खुद एक शांत स्वभाव का होना चाहिए। क्योंकि जब उसके अंदर लिखने का आग होगा, जब उसकी कलाकारी में जब मतलब समझिए भावनाएं होंगी, जब कलाकारी में जोश और जुनून होगा, तब तो वो कहीं भी एक नया इतिहास रच सकता है। इसी कारण से बोलते हैं कि एक कलाकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर एक आग हो, लेकिन खुद क्या होना चाहिए, ठंडा होनी चाहिए, कभी घमंड नहीं करनी चाहिए। ये बातें हैं। तो लिखना है कि ये जो पंक्ति है वो हंसते हुए मेरा अकेलापन से ली गई है, जिसके लेखक मल्लेश जी है। इसमें लेखक यही बताना चाहते हैं कि जो भी कलाकार होता है, कविता लिखने वाला चाहे फिल्म बनाने वाला, जो भी कलाकार है इस दुनिया में, सब कलाकार के अंदर एक आग होनी चाहिए। क्योंकि वही आग मनुष्य को अलग करने पर मजबूर करता है, कुछ अलग दुनिया में रचने पर मजबूर करता है। लेकिन उसके अंदर आग हो और साथ में उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ठंडक होनी चाहिए। गरम नहीं कि बात बात पर गर्मी आके बोलता है कि मार के फाड़ दे, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बुआ। ठीक है, यही लिखना है कि एक कलाकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर आग हो, क्योंकि वही आग मनुष्य को कुछ अलग करने के लिए मजबूर कर देती है, लेकिन खुद उसे ठंडा होनी चाहिए। इतनी बात आपको लिखनी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था। अब देखो जो मल्लेश है वो चित्रकारी की किताब में रंग सिद्धांत पढ़े थे। रंग सिद्धांत ये था कि जो शोक और भड़कीले रंग होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेजी से उभरने का काम करता है। आप लेकर चलिए शोक और भड़कीला रंग, ठीक है ना। शोक और भड़कीले रंग बोलते हैं कि लेकर चलेंगे तो बहुत जल्दी उभरने का काम करता है। आपको शरीर पर फेंक दिया तो पूरा बहुत जल्दी उभर जाएगा, फैल जाएगा। तो वही है रंग सिद्धांत, इसमें वही लेखक बताते हैं कि चित्रकारी की किताब में लेखक जो रंग सिद्धांत पढ़े थे उसके अनुसार रंग सिद्धांत यह है कि शोक और भड़कीले रंग बहुत जल्दी उभरने का काम करते हैं। इतनी बातें लिखना है। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 11 जून 1978 ईस्वी की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रकाश पड़ता है, अपने शब्दों में लिखना। शब्द और अर्थ है, यानी जो डायरी लिखा गया 11 जून 1978 में डायरी जो लिखा गया था उसमें शब्द और अर्थ पर प्रकाश डाला गया है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो बस इतना लिखना है कि जब लेखक कविता लिखने के मूड में बैठते हैं तब शब्द के जगह पर अर्थ लिखा जाता है और अर्थ के जगह पर शब्द लिखा जाता है। जहाँ शब्द अधिक होते हैं वहाँ पर अर्थ कम होता है, और जहाँ पर अर्थ अधिक होता है वहाँ पर शब्द कम हो जाता है। जिसके अनुसार लेखक कहते हैं कि जब शब्द और अर्थ एक दूसरे से दूर भागते हैं तो वो क्षण आकाश कहलाता है, लेकिन जब वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं तब वो धरती का क्षण कहलाता है।
वो क्षण क्या कहलाता है? धरती कहलाता है। अभी तो आपको बताया था कि धरती के क्षण किसे कहते हैं। तो शब्द और अर्थ पर लिखना है, तो बस इतना लिखना है कि 11 जून 1978 में लिखी गई डायरी में लेखक बताते हैं कि लेखक जब कविता लिखने के मूड में बैठे हैं तो शब्द के जगह अर्थ और अर्थ के जगह शब्द लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है, जिसमें शब्द अधिक होने पर अर्थ कम निकल रहा है और अर्थ अधिक होने पर शब्द कम निकल रही है। और साथ में ये भी बताते हैं कि जब शब्द और अर्थ एक दूसरे से दूर भागते हैं तो वो क्षण आकाश कहलाता है, और जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो वो क्षण धरती कहलाता है। इतनी बातें आपको लिख देनी है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे जरूरी मानता है? देखिए रचना और दस्तावेज क्या है? एक दूसरे को पूरक माने जा सकते हैं। रचना को यदि बीज मानते हैं तो दस्तावेज धरती का मिट्टी हो जाएगा। जब तक बीज नहीं फलेगा, बढ़ेगा नहीं फलेगा, तब तक वो दस्तावेज नहीं बन सकता है। देखो दस्तावेज का मतलब होता है जो अंतिम पॉइंट। मान लो कि आप धरती में बीज बो दिए, अभी फल उल कब बड़ा होगा, तो बड़ा होने के बाद जो ये फल देगा वो उसका दस्तावेज हो जाएगा। मतलब दस्तावेज का मतलब होगा उत्पादन करना, जो उत्पादन होगा वही उसका क्या होगा? दस्तावेज हो गया। तो वही है कि रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है। तो लिखना ही है कि यदि रचना को बीज लेकर चल सकते हैं तो दस्तावेज धरती हो जाएगा। दस्तावेज क्या? धरती का मिट्टी हो जाएगा। ये रचना और दस्तावेज एक दूसरे पर डिपेंड है। जब तक रचना नहीं करेंगे तब तक दस्तावेज नहीं बनेगा, और यदि दस्तावेज नहीं बनता है तो रचना ही नहीं बनेगा। मान लो कि बीज है, बीज को जब तक धरती पर नहीं धरती में नहीं बोएंगे तब तक दस्तावेज नहीं मिलेगा आपको। यदि दस्तावेज मतलब धरती नहीं रहेगा तो आप कैसे बीज बो सकते हैं? इसका मतलब है न तो रचना के बिना दस्तावेज संभव है, न तो दस्तावेज के बिना रचना का कंडीशन संभव है। और साथ में ये बोलते हैं लेखक दस्तावेज को रचना के लिए जरूरी क्यों मानते हैं? देखो लेखक दस्तावेज जो है ना, दस्तावेज यदि बनाना तो रचना के लिए जरूरी मानते हैं, क्योंकि जब तक बीज नहीं बोएंगे तब तक हमें फल प्राप्त नहीं होने वाला है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे बाबू? देखो लिखना यही है कि यदि रचना को बीज मान सकते हैं तो दस्तावेज धरती का मिट्टी हो जाएगा। क्या? धरती का मिट्टी हो जाएगा। जब बीज को धरती में बोते हैं तो बीज धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जो हमें फल उल प्राप्त होता है, जो अंतिम चीजें उससे प्राप्त होती है, वही उसका क्या कहलाता है? दस्तावेज कहलाता है। दस्तावेज का मतलब कुछ प्रमाण, ठीक है ना। आज आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आज आपकी नौकरी हो जाएगी क्या? आज से 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद ना आपकी नौकरी होगी बाबू, यही ना बात है। तो वही है कि रचना को यदि बीज मानेंगे तो दस्तावेज धरती का मिट्टी दस्तावेज कहलाएगा। जब बीज को धरती में बोते हैं तभी जाकर हमें भविष्य में दस्तावेज प्राप्त होता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि यदि दस्तावेज बनाना है तो आपको पहले रचना करना पड़ेगा। यही बात आपको लिख देनी है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन है 14 नंबर, लेखक अपने किस डर की बात करता है और इस डर की खासियत क्या अपने शब्दों में लिखना है। देखो लेखक जो अंतिम जो डायरी था शायद उसमें नहीं, उसके पीछे वाले मतलब 11वां जो भाग था उसमें चर्चा की है। लेखक कहते हैं, लेखक जो अपनी डायरी है उसमें डर की बात करते हैं, डर की चर्चा करते हैं। लेखक ये कहते हैं कि कभी कल मेरा मन डरने लगता था। जैसे मान लो मेरी घर में पत्नी का तबियत खराब हो गया, चाहे मेरे बेटे का तबियत खराब हो गया, तो उस तबियत को लेकर मेरे अंदर डर रहता था कि मेरे बेटा या बेटी को कुछ नहीं हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो जाए। चाहे मेरा बेटा कहीं घूमने चला जाता था तो अभी मुझे डर रहता था कि अभी तक मेरा बेटा आया क्यों नहीं। तो लेखक कहते हैं कि मुझे हर समय कुछ ना कुछ डर होते रहता है। कहीं गाड़ी में घूमने गया तो डर ये भी सता रहा था कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। तो लेखक कहते हैं कि हमेशा जो मेरा मन है ना डरते रहा। क्या हुआ? लेखक अपने किस डर की बात करता है? लेखक अपने किस डर की बात करता है, इस डर की खासियत क्या है अपने शब्दों में लिखना है। तो लेखक लिखना है कि अपने जीवन में घटने वाले डर की बात करता है, मन के अंदर जो डर है उसकी बात करता है। इसके माध्यम से लेखक बताते हैं कि कभी कल अपनी पत्नी को अपने बेटे को लेकर डर पैदा होता है, तो कभी कल बेटे के लेट से आने के कारण मन के अंदर डर पैदा होता है। कहीं घूमने जाने पर भी डर पैदा रहता है। यानी लेखक के जीवन में हमेशा डर चलते रहता है। यानी यहाँ पर डर का एक रूप नहीं है, किसी का तबियत खराब हो जाए, चाहे घर में कोई मुसीबत आ जाए, चाहे मान लो कहीं बेटा चला गया, उसको 1 घंटा मान चाहिए, 2 घंटे के बाद आता है, तभी 1 घंटा प्रतीक्षा होता है। मतलब प्रतीक्षा भी डर के लिए। डर का एक मतलब मान लो कि आप अभी बच्चे हैं, आप कहीं चले जाते होंगे तो मान लो कि अपने गार्जियन को नहीं बताया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। अब नहीं बताए आप तो मान लो बिन बताए चल गए तो अब आपका गार्जियन तो खोजेगा ना, खोजेगा तो उनके अंदर डर पैदा हो जाता है कि आखिर मतलब लड़का गल तो गल का कुछ नहीं ना हुआ, कहते नहीं है लेकिन जरूर ऐसा सोचने को मिलता है। वो सोचते हैं कि आखिर मैं बेटा या बेटी को हुआ क्या। ठीक है ना बुआ? तो लिखना है यहाँ पर कि लेखक कहते हैं, यहाँ पर लिखना है कि इसमें मल्लेश जी अपने जीवन में घटने वाले और मन के अंदर होने वाले डर को लिखने का काम किया। इसमें लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में जो भी डर पैदा हुआ, जैसे मान लो कि मेरी पत्नी का तबियत खराब हुआ तो भी मेरे अंदर डर था, मेरा बेटा कहीं घूमने चला गया तो भी मेरे मन के अंदर डर चलता था कि आखिर वो अब तक क्यों नहीं आया। तो इसके माध्यम से लेखक अपने मन के अंदर होने वाला डर मतलब मन के अंदर पैदा होने वाला डर को लिखने का काम किया। तो इस तरह से आपका 14वां क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या होगा, क्लियर हो गया। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग फिर मिलेंगे।